नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और इस वक्त हमारे साथ देश दुनिया के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सर्वप्रथम डीटीवी भारत को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस प्रोग्राम में मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर, कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया है। डॉक्टर धीरज कुमार कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं? सर, हमारा ये कहना है कि हम भारतीय दो पोल पे सब वैरी करते हैं, दो ध्रुव पे। या तो हम एकदम केयरलेस हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, या फिर डरते हैं। तो कोरोना लेके ना सर हमें गैर जिम्मेदार होना है और ना ही ज्यादा डरना है। पहली लहर जो कोरोना की थी, चूंकि लॉकडाउन था, इसलिए उतना इफेक्ट हमारे देश में नहीं हुआ। बाकी दुनिया में तो दिखाई पड़ा, लेकिन हमारे देश में पहली लहर में उतनी क्षति नहीं हुई, मोर्टेलिटी नहीं हुई। ये दूसरी वेव जो कोरोना की आई है हमारे देश में, वो एक सुनामी के रूप में आई है। और दूसरी वेव जो आई है उसमें बहुत सारी फर्क भी है कि अभी डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, कुछ सुन रहे हैं कि बंगाल का ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है, उसी तरह ब्रिटेन स्ट्रेन, ब्राजील स्ट्रेन। ये सब कुछ जेनेटिक जीनोमिक सीक्वेंस में बदलाव है कोरोना के वायरस में, जिसके कारण से ये दूसरी वेव जो आई है उसमें संक्रमण दर भी बहुत ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है, और मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर भी कुछ परसेंट बढ़ी है। यानी पहले फेज में जो कोरोना थी, इस बार उसका असर ज्यादा है, ज्यादा घातक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, पहले फेज से, पहले वेव से इस वेव, सेकेंड वेव में बहुत घातक है कोरोना। और दूसरी बात है कि चूंकि पहले वेव में हम लोग बहुत अच्छे से लॉकडाउन किए थे, लोग जागरूक थे, और इस बीच में फर्स्ट वेव के बाद हम लोग थोड़ा गैर जिम्मेदार हो गए। चुनाव रैलियां होने लगी, विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रम होने लगे, शादी ब्याह या जो भी सामाजिक कार्यक्रम, वो सारी होने लगी। हम भूल गए कि कोरोना से अभी भी हम लोग पीड़ित हैं और हमारा देश अभी भी जूझ रहा है, ये भूल गए। और इस भूल के कारण ये है कि ये दूसरी वेव जो आई वो बहुत ही विस्तृत रूप में आई है और एक सुनामी का रूप ले ली है। एक सर एकदम बोलचाल की भाषा में हम लोग अगर समझना चाहें, क्योंकि आम जनता जो मेडिकल के जो टर्म कंडीशंस को नहीं समझ पाती है, पहली बार जो कोरोना था उस वक्त अगर कोई पीड़ित होता था तो क्या उसके बॉडी में बदलाव आते थे, क्या समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती थी? इस बार जो है अगर प्रभावित हो रहे हैं तो क्या है? जी 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 जी। हाँ, पहली वेव की जो लक्षण थे उसमें हमारा मेनली सर्दी, खांसी, बुखार होता था, दम फूलता था, गले में खराश रहता था। दूसरा वेव जो है डिफरेंट टाइप के जब स्ट्रेन आए और म्यूटेटेड स्ट्रेन आया है, उसके बाद से लक्षण में भी बदलाव है। लोगों को डायरिया होने लगा है, पेट दर्द, खाने की रुचि कम जाती है, सिर दर्द, स्किन पे रैशेस, चकत्ता भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह उसके बाद सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर दर्द, ये सारे लक्षण तो थे ही, साथ साथ में डायरिया होने का, उल्टी होने का, पेट दर्द होने का, सिर दर्द होने का, ये सारे भी लक्षण आने लगे। और पहली वेव में बच्चों को ज्यादा नहीं इन्फेक्ट किया था, ये दूसरी वेव में बच्चों को भी बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर रहे हैं। सर, एक चीज और भी है कि अगर इस तरह से प्रभाव कोरोना कर रहा है, कोरोना को लेकर जो आप बता रहे हैं कि डायरिया के भी लक्षण आ रहे हैं, तमाम जो लक्षण आप देख रहे हैं, क्या सभी को हॉस्पिटल में ही उसका इलाज संभव है या घर पे रहकर भी इलाज संभव है? क्योंकि ज्यादातर जैसे ही कोरोना के नाम सुनते ही भय है, डर है, खौफ है कि अब क्या होगा मेरा, अब तो नहीं बच पाएंगे, हॉस्पिटल चलना है, हॉस्पिटल फुल है। जी सही बात, बहुत अच्छी प्रश्न आपने की है राजेश जी। मैं इसीलिए प्रथम लाइन में ही कहा था कि भारतीय हम लोग एक दो ध्रुव पे वेरी करते हैं, दो पोल पे, या तो एकदम भूल जाते हैं और या तो बहुत डरने लगते हैं। राजेश जी, ना हमें भूलना है और ना हमें डरना है, हमें जिम्मेदार होना है, जागरूक होना है। और जो फैक्ट है कि अभी भी ये मिथ जो फैला हुआ है, कोरोना होने से ही आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ेगा, आपकी जीवन मृत्यु की प्रश्न आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी विश्व में, पूरे भारत और विश्व मिला के जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर है वो 2 से 3% है 100 में, और हॉस्पिटल एडमिशन का जो भी रेट है वो भी 15 to 20% है। कहने का मतलब अगर 100 आदमी हम बीमार पड़ते हैं तो 10-15 आदमी को ही जरूरत पड़ती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत हो। बाकी होम आइसोलेशन में क्वारंटीन रह के कुछ टेबलेट और कुछ इम्यून बूस्टर लेके वो हेल्दी रह सकते हैं।
सर एक चीज और भी है कि इसकी कुछ दवा की बात हो रही है, कुछ इंजेक्शन की बात हो रही है, वैक्सीनेशन की बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक कोई दवा ही नहीं आई है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये दवा है, इसको लीजिए। क्या सच्चाई क्या है इसकी? राजेश जी देखिए, मेडिसिन कोई पर्टिकुलर एंटीवायरल ड्रग कोरोना के लिए नहीं आई है। ठीक, पहले जो स्वाइन फ्लू था, H1N1 फ्लू था, उसी समय में रेमडेसिविर, फेविपिराविर ऐसे ड्रग बने थे जो कि कुछ हद तक कोरोना के पेशेंट पर कारगर हैं, लेकिन उतना डाटा भी नहीं है, स्टडी भी अवेलेबल नहीं है कि 100% कारगर हो, ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो एंटीवायरल सटीक कोरोना के लिए तो नहीं है सर, लेकिन पेशेंट को मैनेज करने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मेन स्टेरॉइड थेरेपी, ऑक्सीजन देना पड़ता है, इसी से पेशेंट ठीक होते हैं। और अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल सर 94 से ऊपर रहता है तो उन जैसे पेशेंट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो घर पर रह के एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल 650 mg, इम्यून को बूस्ट अप करने के लिए विटामिन सी के टेबलेट, जिंक की टेबलेट और आइवरमेक्टिन का 12 mg 3 दिन का डोज है। और अगर पॉजिटिव आ जाते हैं, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाती है, तो फेविपिराविर जो फेविफ्लू करके आती है बाजार में, उसका एक डोज है, वो लेने के खा के अगर आप घर में अपना ध्यान अच्छे से रखते हैं, गर्म चीज का सेवन करें, लिक्विड डाइट लेते रहें, डिहाइड्रेट बिल्कुल ना हो, और इम्यून बूस्टर जो अश्वगंधा, गिलोय, ये सब जो चीजें हैं, च्यवनप्राश, हल्दी, दूध, ये सब लेके आप स्टेबल रह सकते हैं। हर व्यक्ति जो कोरोना से इन्फेक्टेड है, जरूरी नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़े, जरूरी नहीं है कि उनको ऑक्सीजन लगे ही। ऑक्सीजन की जब ही जरूरत होती है, अस्पताल में भर्ती होने की तभी जरूरत होती है जब आपका लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है, फेफड़े में इन्वॉल्व हो जाता है और आपको सांस लेने में परेशानियां आने लगती है। सर एक चीज और भी जानना चाहेंगे हम लोग आपसे कि आपके पास सैकड़ों पेशेंट आ रहे हैं, आप हॉस्पिटल में उसका इलाज भी कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या ये आ रही है, कोई भी पेशेंट लेकर जाता है, निश्चित रूप से वो परेशान होते हैं। आए दिन जो डॉक्टर की मनोभावना है, एक चिकित्सक का जो साइकोलॉजी है, पब्लिक समझ नहीं पा रहा है। आए दिन हुआ कुछ, डॉक्टर साहब ने मार दिया, डॉक्टर साहब ने नहीं देखा, वगैरह वगैरह। मतलब अनावश्यक जिस तरह से स्थितियां पैदा हो गई हैं कोरोना को लेकर भय, वैसे तमाम स्थिति में आप लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, पूरी दुनिया आप लोग की तरफ देख रही है। नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। और हमारे समाज की जैसी मानसिकता है आप जानते ही हैं, हम खुद और ना ही हेल्थ सिस्टम, ना हमारी सरकार इस महामारी के दूसरे रूप को झेलने के लिए या टैकल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप देख रहे हैं कि एकाएक जब सेकेंडरी वेव आया, सडन वेव आया, तो हमारी थोड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। चरमरा क्या गई, इस तरह की व्यवस्था ऐसे ही थी, हम इतने ज्यादा व्यापक लेवल पर पेशेंट को मैनेज करने के लिए हमारा देश रेडी नहीं था। लेकिन अब लोगों की जो मानसिकता, डॉक्टर मार दिया, ये कर दिया, तो इसमें मानसिकता की बात है सर। डॉक्टर की एक क्षमता है, जिस तरह हर मनुष्य की किसी भी कार्य की क्षमता होती है, उसी तरह चिकित्सा विभाग में भी हमारी एक क्षमता है, उस क्षमता तक हम जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है राजेश जी कि पेशेंट को हम देख रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। वेंटिलेटर पे जाने के बाद कोरोना पेशेंट लगभग कम ही लौट के आते हैं, वीन ऑफ होते हैं नेग्लिजिबल के हिसाब से। तो उस समय ये है कि हमारी जितनी जानकारी है, जितने दवाई अवेलेबल है, जितने मेडिसिन है, जितने इक्विपमेंट है, उसी से हम उनका मैनेजमेंट और इलाज करते हैं। एक साल में, एक दिन में कोई चीज की डिस्कवरी नहीं हो जाती है। अभी वैक्सीन बना है, अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर हो और 70% आबादी को वैक्सीनेशन लग जाएगी तो खुद ब खुद हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। जब सर हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी तो इन्फेक्शन का दर खुद ब खुद कम हो जाए। तो अभी जो आपने प्रश्न किया कि डॉक्टरों की मनोस्थिति क्या होगी, तो मनोस्थिति समझ सकते हैं कि बहुत ही हम लोग गुजर रहे हैं, ना दवाइयों का प्रॉपर सप्लाई मिलता है। जो साधारण दवाई है उनकी भी सप्लाई अवरुद्ध हो रही है। कुछ दिन ऑक्सीजन, फिलहाल हमारे जिले में ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों से ऑक्सीजन को अवेलेबल करा पा रहे हैं। ना नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है, ना अच्छे डॉक्टर अवेलेबल है। और आप समझ रहे हैं कि हम लोग भी व्यक्ति हैं, तो डॉक्टर, नर्सिंग वो लोग भी घबरा के भाग रहे हैं कि कोरोना पेशेंट का इलाज करने हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हमारा परिवार भी है। तो इन सब परेशानियों में भी हम पेशेंट एडमिट कर रहे हैं। अभी भी 22 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट है और दिन रात उन लोग का इलाज कर रहे हैं। तो मानसिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन चिकित्सा प्रोफेशन में रहते हुए हम लोग को झेलने की आदत हो गई है।
और शुरू से ही प्रेशर झेलते रहे इस तरह के, तो अभी थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, लेकिन बस झेल रहे हैं। नहीं, ऐसे में जरूरत है, हम सबको भी सहयोग करने की जरूरत है, सिर्फ निगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। सर एक चीज और भी, अगर घर में लोग हैं या बाहर में लोग हैं, दवा के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो तो दवा ज्यादा काम करता है और जल्दी काम करता है, रिकवर जल्दी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, कहे राजेश जी। सही बात यही है कि इसमें साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट करता है। अगर हम मनोबल को अपना ऊपर रखें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो उन रोगियों को देखा गया है, वास्तविक रूप में देखा गया है कि वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं और घर पे भी रिकवर कर रहे हैं। जो पेशेंट, जो आदमी थोड़ा निगेटिव सोचने लगते हैं, हार मान लेते हैं कि अब तो कोरोना हो गया, मतलब अंतिम फेट, वो फिर बॉडी का ही सोचने लगते हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि आप जब निगेटिव सोचिएगा तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी डाउन चला जाता है खुद ब खुद, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो निगेटिव सोचना मतलब आपका इम्यून रिस्पॉन्स डाउन जाएगा, तो इम्यून प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो आप कोरोना की जंग हार जाइएगा। तो इसलिए अभी समाज में पॉजिटिव मैसेज जरूर जाना चाहिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बच के रहिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए, भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए। लेकिन ऐसा भी मत सोचिए कि चारों तरफ कोरोना और हम निकले और कोरोना हो गया, और हम कोरोना हो गया तो फिर हमारा अंतिम समय आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना पॉजिटिव है, आप आराम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, घर पे रह सकते हैं आइसोलेट होके, कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए आप आराम से जिंदगी काट सकते हैं। अभी भी सर जितनी आबादी इन्फेक्ट हो रही है उसमें जो मृत्यु दर है बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है। इसलिए ये निगेटिव थॉट तो समाज में जाना ही नहीं चाहिए। चूंकि हम महामारी से जूझ रहे हैं, तो इसमें समाज के सब व्यक्ति को, डॉक्टर, चिकित्सक, पैरामेडिक्स, हमारे राजनेता हैं, इन सब को आगे आना होगा और एक साथ मिलके एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए समाज को इस महामारी से उबारना होगा। लोगों को ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि हर बुखार, हर सर्दी जुकाम कोरोना नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जिससे बात कीजिए, जरा सा सर्दी जुकाम हुआ, मुझे लगता है कोरोना हो गया है। जी, ये सर तो ये साइकोलॉजी की बात है कि जब आप एक चीज को बार बार सुनिएगा तो वो एक्सेप्टेंस में आ जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर सर्दी खांसी कोरोना ही हो, ये एक फ्लू लाइक सिंड्रोम है। कोरोना का भी लक्षण फ्लू लाइक है। बाकी जो इन्फ्लुएंजा वगैरह होते हैं या एलर्जिक जो सर्दी खांसी होता है उसमें भी ये हो सकता है, या बहुत सारे पेशेंट को टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड फीवर में भी ये सब चीज हो सकते हैं। और जनरली भी सर्दी खांसी होती है। हर सर्दी खांसी का मतलब कोरोना का लक्षण ही नहीं होता है। कोरोना सर्दी खांसी के साथ अगर कोरोना है आपको, तो मेनली सांस में परेशानी जब आएगा तो आप परेशान होइए कि और डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हाँ हमें सर्दी खांसी के साथ सांस की परेशानी भी है, या डायरिया हो रहा है, या शरीर में दर्द है, तो फिर डॉक्टरी सलाह लीजिए। आरटीपीसीआर टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट है, और छाती का सीटी स्कैन, एचआरसीटी हम लोग करवाते हैं, वो करा के फिर आप देख सकते हैं। तो हर सर्दी खांसी को कोरोना ही नहीं है सर। सर एक चीज और बताइए कि मान लिया किसी के घर में कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया, और अब बिहार में जो स्थिति है, अब सबके पास उतनी बड़ी कोई हवेली है नहीं, एक दो कमरे में लोग रह रहे हैं। वैसी स्थिति में कैसे अपने आप को, मान लिया एक कमरे का में रह रहा कोई परिवार हो, किसी को कोरोना हो जाए, कैसे अपने आप को बचाते हुए पेशेंट का भी ख्याल रखे? क्योंकि अक्सर हो रहा है कि कोरोना हो गया, उसे एकदम साइड करो, न छुओ, न बात करो, न कुछ करो। कैसे वो लोग मैनेज करें? जी राजेश जी, ये हो रही है, अपने समाज में हो रहा है। और आपने जैसा कहा कि हम लोग बहुत सारे मिडिल क्लास जो रेंट पे रहते हैं बड़े शहर में या डी टाइप टाउन में, तो उनको घर में बहुत ज्यादा जगह नहीं है, एक दो कमरे पर भाड़ा लेके रह रहे हैं, तो वहां पर स्थितियां गंभीर हो जाती हैं कि हम कैसे आइसोलेट करें। लेकिन अब ये है कि पॉजिटिव हो जाने के मतलब छोड़ देंगे और छूछात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं, आइसोलेट करना होता है, उनसे दूरी बनानी होती है, उनको अलग रखिए, थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखिए, और जब भी उनके पास जाइए आप प्रॉपर मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, साफ सफाई पे ध्यान रखिए, सैनिटाइजर रखिए, उनको खाना पीना दीजिए, करा दीजिए, और जब वहां से आते हैं तो आप हाथ को सैनिटाइज करें। बच्चों को रोगी से दूर रखें, जब तक जो रोगी आइसोलेट है उनसे कुछ दिन की दूरी बनाए रखें। और घर में हर व्यक्ति घर में रहते हुए भी मास्क पहने। अगर आपके जगह घर में कम है, स्पेस कम है, आप दूरी नहीं बना सकते हैं, तो उस परिस्थिति में आप जरूर मास्क पहनिए, हाथ की सफाई बार बार कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि आप इम्यून बूस्टर के लिए, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां जो आती हैं, गिलोय है, अश्वगंधा है,
विटामिन सी के टेबलेट्स हैं, या फिर ताजा फल है, नारंगी, ये सब खा सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं, हल्दी दूध का मिश्रण पी सकते हैं। इन सब चीजों का सेवन करते हुए हल्का सा एक्सरसाइज व सांस का योगा या प्राणायाम जो कहते हैं वो करते हुए भी आप स्वस्थ रख सकते हैं। सर एक ये बात तो आज आपने बहुत अच्छी कही, और एक तरह से हम सब के अंदर जो भ्रम है कि कोरोना है तो उसे छूना नहीं है, मैं चाहूंगा फिर से एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि अमूमन कोरोना नो टच, दूरी बना लो, उसे छोड़ दो। जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी बात नहीं है कि उसको छूना नहीं है, देखना नहीं है। एक बार फिर इस बात को जरूर आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये सबको जानना बेहद जरूरी है कि ऐसी बात नहीं है कोरोना है तो छू दिए तो आप भी पॉजिटिव हो गए। ये सर एक बार ये पॉइंट जरूर एक बार फिर हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, मैं बिल्कुल सब दर्शकों से ये प्रार्थना करूंगा, और मैं इसी संदर्भ में एक वाक्य बोल देता हूँ कि पहले, आज से 50 साल पहले हमारी भावना थी समाज की कि कुष्ठ रोग हाथ से छूने से फैलता है, इसलिए कुष्ठ रोगी के पास कोई मनुष्य नहीं जाते थे, इसी तरह छुआछूत करते थे। लेकिन सर आपको भी पता है कि मदर टेरेसा ने हजारों कुष्ठ रोगी का इलाज किया और सेवा किया, लेकिन मदर टेरेसा को कभी कुष्ठ रोग हुआ नहीं। तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। ये सर ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एयर से, लैंसेट का जो स्टडी है वो बोलते हैं एयर से ये फैल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप कोरोना पेशेंट के पास जा रहे हैं तभी कोरोना होगा, और आप बाहर में है तो कोरोना नहीं होगा। कोरोना कहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, जो ये समाज अभी ये धारणा पे चल रही है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए अब छूना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर तो छू रहे हैं सर, ऐसी तस्वीर रोज आ रही है सर, हम लोग के पास ऐसी तस्वीर रोज आ रही है और देख के मन विचलित हो जाता है। मन विचलित, सही में राजेश जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही है कि रोड पे वृद्ध व्यक्ति मरे पड़े हुए हैं, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, उनके परिजन भाग गए हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे ही हॉस्पिटल में भी हो रही है। लेकिन मैं फिर भी तमाम दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करके बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर केयर से हैंडलिंग करना, छूना नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि चिकित्सा कर्मी छू रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी सब छू रहे हैं। पेशेंट को बिना देखे छुए तो हम इलाज नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से, दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि ऐसा छुआछूत वाला नहीं करें। हाँ, आपको प्रिकॉशन जरूर लेना है। जैसे अगर डेड बॉडी को ही हम कंपोज करने जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर पीपीई किट में उसको कवर कीजिए। आप पीपीई किट पहनिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, और एक दूरी से बात कीजिए, एक दूरी को मेंटेन कीजिए। इन सब चीजों को करते हुए फिर आप छू सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि किसी ना किसी आदमी को तो छूना है, कोई ना कोई आदमी तो छुएगा। स्वास्थ्य कर्मी ही ले जाए उसको, एम्बुलेंस पर कोई ले जाए तो वो छुएंगे ही। तो छूना मना नहीं है, आप बिल्कुल छुएं। अपने रिलेटिव के पास जाएं, उनके अंत्येष्टि में जरूर जाएं, क्योंकि वो अंतिम यात्रा है। लेकिन प्रिकॉशंस लेते हुए, प्रिकॉशन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हम केयरलेस ना हो, केयरलेस नहीं हो और डरे नहीं, डर को निकाल दें। छुएं जरूर, जाएं, आसपास बात करें, लेकिन प्रिकॉशंस लेते, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए कि प्रिकॉशन ले, मास्क पहने, दूरी बनाए, पीपीई किट यूज करें, ग्लव्स लगाएं। जिन सभी चीजों को आपको सरकार बार बार बता रही है, आपके जैसे मीडिया कर्मी बार बार बता रहे हैं, हम डॉक्टर का सब बता रहे हैं कि ये काम किया जाए, उन सब मेजर्स को लेते हुए आप सब चीज कर सकते हैं। छुआछूत का ये करना। हाँ, एक सवाल और भी है सर कि मास्क, एक अलग तरह की समस्या भी आ रही है। लगातार मास्क लगाने से भी लोगों को श्वास की प्रॉब्लम हो जा रही है। क्या, कब मास्क हम लगाएं और कब ना लगाएं, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात है। जब आप अकेले हैं, आपके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, आप अपने घर में हैं, सेफ हैं, तो उस समय मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बाहर जा रहे हैं, किसी दूसरे आदमी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या मार्केट जा रहे हैं, या भीड़ भाड़ किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो उस समय मास्क लगाना एकदम आवश्यक है। या फिर किसी रोगी से मिलने जा रहे हैं तो वहां भी मास्क लगाना अति आवश्यक है। किसी हॉस्पिटल में जाए, टेस्ट कराने जाए, या वैक्सीन सेंटर पे जा रहे हैं, वहां भी मास्क लगाना अति आवश्यक है। आप मास्क वहीं नहीं लगा सकते हैं जहां आपके आसपास दूसरा आदमी नहीं है, आप अकेले हैं, फ्री हैं, खुला वातावरण है, या घर में आप अकेले टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस समय मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां बाहर जब भी हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, या दूसरे जगह काम करते हैं, तो उस जिस समय एक्सपोजर होता है दूसरे व्यक्तियों से, उस समय हमारा मास्क लगाना जरूरी है। बिल्कुल। और ऐसे, और जैसा आपने कहा कि मास्क लगाने से सफोकेशन होता है, तो वो सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, कभी कभी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको उससे परेशानी होगी।
सर एक चीज और भी बता दीजिए कि इस पूरे स्थिति को अगर देखा जाए तो इस हालात से निपटने के लिए क्या सिर्फ सरकार के भरोसे ही ये जंग जीती जा सकती है? क्या हम सबकी जन सहभागिता अनिवार्य नहीं है? अगर मुझे लगता है कि हम सब एक साथ मिलकर अगर आगे बढ़ें तो इस जंग से आराम से हम जीत भी सकते हैं। जी एकदम बिल्कुल सही राजेश जी, आपने ये जो बात कही है बहुत ही 100% सही बात है, और यही आज के समय में चाहिए। ना अकेले सरकार इससे लड़ सकती है, ना हम स्वास्थ्य कर्मी अकेले लड़ सकते हैं, और ना आम जनता अकेले लड़ सकती है। हम सब लोगों को एक साथ आके एक साथ लड़ना होगा, तभी हम इस महामारी से उबर पाएंगे। अभी ये महामारी जो 10 दिन में ये रूप दिखाई है और जितने नंबर ऑफ केसेस इंडिया में नए आ रहे हैं, ये पीक लगभग एक सप्ताह से 10 दिन में पीक पहुंचेगा, उसके बाद फिर ये स्लो डाउन होंगे। तो इस संदर्भ में हम सारे आदमियों को, समाज के उच्च वर्ग के लोग जो है, राजनीतिक लोग जो है, मीडिया कर्मी जो है, या प्रशासन के लोग हैं, और हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सब को मिलके एक टीम के हिसाब से काम करना होगा। और वो टीम के हिसाब से काम करते हुए जो रोगी हैं उनका इलाज करें, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें और वैक्सीनेशन दें, और जो आम व्यक्ति हैं उनको अपना बचाव के लिए जागरूक हों, घर पे रहें, अन्यथा भीड़ भाड़ नहीं लगाएं। मार्केट अभी थोड़ा सा स्लो ही चले तो कोई दिक्कत नहीं है, दुकानें कम खुले तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसी तरह से हम सब जब जागरूक होकर एक साथ एक मंच पे आएंगे, तभी हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं और इस पर विजय हासिल कर सकते हैं। तीसरी लहर को लेकर जो बातें की जा रही है, क्या उसकी भी संभावना है? जी राजेश जी, ऐसा है कि अगर जैसे पिछली लहर से हमने सचेत नहीं हुए और हम लापरवाह हो गए, जैसा मैं पहले भी कहा कि लापरवाह होकर रैलियां होने लगी, मंदिर में पूजा पाठ होने लगे, कुंभ मेले होने लगे, विभिन्न रीति रिवाज होने लगे, तो अगर ये लापरवाही हम फिर से करते हैं और गैर जिम्मेदार हम फिर से रहते हैं, हम और हमारी सरकार, तो तीसरी लहर भी आएगा। लेकिन अगर हम जिम्मेदार हो जाते हैं, हम थोड़े अपने कॉन्शियस कर लेते हैं, बचाव करते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो शायद हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जितनी तेजी से वैक्सीनेशन को करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो तीसरी लहर को आने से रोक सकती है। सर आखिरी सवाल, और हमारे दर्शकों को अगर कुछ और संदेश आप देना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप अपनी राय रखें। मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के नमन करूंगा कि ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन आप टीवी न्यूज जानकारी के लिए देखें, डरने के लिए बिल्कुल नहीं देखें। जानकारी जरूरी है, डर जरूरी नहीं है। डर को निकालें, धैर्य रखें, और जिन बातों को सरकार, डॉक्टर और मीडिया कर्मी बराबर बोले जा रहे हैं, उन बातों का ध्यान रखें। कुछ वर्ष, कुछ समय के लिए हम भीड़ भाड़ नहीं करें, अन्यथा कोई फंक्शन नहीं करें। बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहने, अपने खान पान पर ध्यान रखें, शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। गर्मी का दिन है तो पेय पदार्थ ज्यादा लें आप, ठीक, कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि हम डॉक्टर हमेशा पर डे पॉजिटिव थिंकिंग से ही काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी पॉजिटिव, सभी दर्शक से आग्रह है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और मन के जोर से हम हमेशा विजयी हुए हैं, बड़े से बड़े युद्ध को पराजित कर पाए हैं, विजय कर पाए हैं। तो ये युद्ध जो कोरोना की लड़ाई है, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास की हम भारतीय मन की मजबूती से जरूर एक दिन इस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो ये थे जाने माने देश के चिकित्सक डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि बता रहे थे कि ये जंग भी हम जीत जाएंगे, लेकिन जरूरत है हम सबको कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का। और अगर हम एक साथ खड़े हो जाएंगे तो कोरोना क्या, कोई भी बड़ी ताकत हम भारतीयों के सामने नहीं टिक सकती है। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है, और उसी बात को कहकर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा कि कोरोना को लेकर आप इतना नकारात्मक न हो जाएं, और जो आपके लोग हैं उन्हें इग्नोर ना करें, वो आपके बीच हैं। आप सुरक्षात्मक तरीका अपनाएं और अपने जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करें। निश्चित रूप से कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।
है।